हाँ, तो सबसे पहले करण को सेक्शन फार्मूला में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बता देता हूँ कि उस फार्मूले में क्या चीज़ दी होती है, तो क्या यूज़ है उसका, कैसे काम करना है उस पर। जैसे कि एक लाइन है, इस पे 3 पॉइंट्स आ गए, ये और ये 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया ए और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए x1 y1। इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया बी और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए x2 y2। ये है पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए x और y। और सी पॉइंट ये किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है इस ए बी लाइन को, वो रेशो हो गई m1 m2। ठीक है, जो रेशो है वो है m1 m2 की। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला जो है वो x को निकालने के लिए है, इस चीज़ के लिए लिखा हुआ है फॉर्मूला। x निकालने के लिए डेरिवेशन वाला पार्ट मैंने करा दिया था। x निकलेगा m1 x2 m2 x1 की मल्टीप्लाई अपॉन में m1 प्लस m2 से, और जो y है वो निकलेगा, यानी कि ये c का x और c का y निकल रहा है, ये c के कोऑर्डिनेट्स निकल रही हैं। अब इस पे से ही काम होगा सारे का सारा, m1 y2 m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। यानी कि ये क्या चीज़ है, ये जो x है वो ये वाला x है और ये जो y है वो ये y का फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी m1 m2 तो साफ साफ लिख ही दिए कहाँ पे क्या चीज़ है, x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, x और y भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे और क्लियर कर दिया कि ये क्या चीज़ कर रहे हैं हम काम। अब इसमें से जो चीज़ मिसिंग होगी वो अपने आप निकल जाएगी। अगर मानो कि कभी तुम्हारे को x दे रखा है, ठीक है, और आपको और क्या दे रखा है, इसमें रेशो निकालनी है और x2 और x1 दे रखा है, x2 x1 यानी कि x दोनों साइड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, m1 m2 भी दे रखा है, x निकाल या x दे रखा है और m1 m2 निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, तो भी काम हो जाएगा। यानी कि रेशो निकालनी है तो सिर्फ अगर ये चीज़ मालूम है और ये मालूम है, ये मालूम है तो काम हो जाएगा। y वाला नहीं भी मालूम होगा तो भी काम चल जाएगा। और अगर x नहीं दे रखा और y दे रखा है तो हम ये वाला रूल लगा देंगे, यानी कि बाकी तीनों चीज़ें दी हुई हैं, दोनों चीज़ें x1 y1 x2 y2 और ये जिस पे टिक लगाया मैंने, ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं, y दे रखा है, y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, तब भी रेशो हम निकाल सकते हैं क्योंकि y मेरे को दे रखा है और x1 y1 x2 y2 दे रखा है। तो इसी रूल से काम हो जाएगा। इन तीनों से रिलेशन ये बनता है, इन तीनों में रिलेशन ये वाला बनता है, इससे घुमा फिरा के हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। बताओ सर विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर तो बेटा नहीं है, ये तो मैं अभी एक्स्ट्रा में ही बता रहा था कि भाई ये जो है आपका सेक्शन फार्मूला में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें, उसको डाउट था एक बच्चे को, तो उसके लिए बता रहा था सेक्शन फार्मूला। ओके सर। करण ये 2 बार ही लॉगिन क्यों हो रहा है यहाँ पे ये? ठीक है, हाँ बोलो क्या कह रहे हो करण? ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा मटेरियल है, अब क्वेश्चंस हैं जो भी हैं। सर हमारी ऑप्शनल कंप्लीट हो गई। ऑप्शनल में से जो क्वेश्चन कराए हैं वो ही आपके काम के हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो ट्रायंगल से रिलेटेड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। अब देखो लास्ट क्लास में जो हमने एक क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन देखो कैसी है।
यहाँ पे इन्होंने बोला है द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर आर इतना और इतना। वही अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स मतलब यानी कि एक स्क्वायर अगर हम बनाएं तो अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स मतलब कि चाहे तो आप ये दोनों ले लो, चाहे तो आप ये वाले दोनों ले लो, ठीक है। तो मैं ये इन पॉइंट्स को ले रहा हूँ, ये इस पर टिक लगाया मैंने। उल्टे पे काम करने से बेटर है सीधे पे काम करो, तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल हमें सीधा दिखेगा, इसलिए मैं ये पॉइंट्स ले रहा हूँ। तो एक ले लिया 3 4 और एक ले लिया 1 -1, ठीक है। और अब यहाँ पे कह रहे हैं हमसे कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स। तो यानी कि इन दोनों को निकालना है बच्चों को, इसको और इसको। तो इसको फिलहाल के लिए मैं x और y मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस पे काम करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं। वीर ये बार बार म्यूट अनम्यूट मत करो, एक बार ही कर लो जो करना है। कुछ डाउट? सर मैं कह रहा हूँ अपने आप करने दो। नहीं, अपने आप नहीं करने दूंगा, अभी आपको दिक्कत आएगी इसमें। आप करना चाहते हो कर सकते हो, जिन बच्चों को करना है वो कर लो, बाकियों को कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। कुछ एक बच्चों को तो आएगी डेफिनेटली दिक्कत आएगी, तो बाद में कराना है मुझे तो मैं अभी करा देता हूँ। और जिन बच्चों को लगता है कि वो कर सकते हैं तो करो, आप लोग खुद ट्राई करो मेरे साथ साथ। मैं तो बड़े आराम से समझा रहा हूँ, तो मेरे से पहले ही पता चल जाएगा तुम्हें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस ट्रायंगल पे काम करेंगे जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने लास्ट क्वेश्चन पे काम किया था। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है ना, ये हमें दे रखा है पहले से, एक स्क्वायर है। स्क्वायर के सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये और ये साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए, ये बी और ये सी और ये डी। अगर ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इक्वल होगा सी बी के, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर की साइड्स हैं इसलिए ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस रूल से। तो मैं यहाँ ही कर लेता हूँ इस बात को, क्योंकि ऊपर होगा नहीं, या इस फिगर को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूँ। अब ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो कितना आ जाएगा, x -3 इसका स्क्वायर और y -4 इसका स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप सी बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा x -1 का स्क्वायर और y -1 आएगा। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे देखो -1 है ना, तो ये -1 लिखा हुआ है। वो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो y -1 y +1 बन जाएगा। जहाँ पे जिसको दिक्कत आएगी जिस स्टेप में भी, वो हाथ खड़ा करेंगे या फिर वो अनम्यूट कर होके अपने आप बोल देंगे। क्या होगा, रूट खत्म कर देना चाहिए सबसे पहले स्टेप में। एस बी एस का रूट खत्म हो गया दोनों साइड का, पावर 2 करेंगे, रूट का पावर 2 करेंगे, रूट खत्म हो जाता है। तो मेरे पास बचेगा क्या, x -3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर, x -1 का स्क्वायर और y +1 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको कैसे करें आगे? इसको खोल देना चाहिए सारे ब्रैकेट्स को, क्योंकि कोई ब्रैकेट सेम तो है नहीं जो कि कट जाएगा डायरेक्टली, जैसा कि लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। इस स्टेप के क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट कट गए थे, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम कर रहा था और हमारे को इजीली x मिल गया था। यहाँ पे वो काम नहीं हो रहा क्योंकि कोई ब्रैकेट नहीं कट रहा। तो सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। x² +9 -6x। कोई स्टेप गलत कर दूँ या कोई वैल्यू गलत लिख दूँ, साइन गलत लिख दूँ तो बता देना। y² +16 -8y। और दूसरी तरफ पे जब मैं इसको खोलूंगा x -1 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर a² + b² -2ab और a² + b² +2ab वाला रूल बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो a - b का होल स्क्वायर है या a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो x का स्क्वायर x² आ गया, -1 का स्क्वायर करा 1 आ गया और -2 × x × 1 करा तो 2x आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो आएगा y²
+1 माइनस में 2y। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों साइड पे प्लस का साइन है, बीच में इक्वल है तो कट जाएगा ये। ऐसे ही वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है और वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इधर ये प्लस का है इधर ये प्लस का है, तो प्लस वाला जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो भी कट जाएगा। ठीक है, और क्या कट रहा है, और कोई टर्म जो दोनों तरफ सेम हो वो भी कट जाएगी, ऐसा और कुछ तो है नहीं। तो सिंपल सी बात ये समझ में आई कि ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो x वाली टर्म, y वाली टर्म और सारा कुछ एक तरफ ले आते हैं फिलहाल के लिए। तो क्या हुआ देखो, माइनस का 6x इधर है, माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। माइनस का 8y इधर है, उधर से माइनस का 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। इधर 9 और 16 थे, 9 और 16 कितना होता है, 25 होता है, प्लस का 25 है इधर। और उधर देखो क्या है, 1 और 1 2, तो 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, किसके इक्वल, 0 के इक्वल बचेगा। कैलकुलेशन का अगला स्टेप क्या बनेगा जी, मतलब कि सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको तो कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4 आया, माइनस का 4x, यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 6y और यहाँ पे प्लस का 23। सर हाँ जी, -2y नहीं आएगा, +2y आएगा। किधर किधर किधर, सर थर्ड स्टेप में देखो। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे प्लस का आएगा, प्लस आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, वेरी गुड। तो यही कह रहा हूँ मैं। अरे 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 रुको 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 रुको, यहाँ पे भी तो प्लस का ही आना था, ये भी तो गलत लिखा हुआ है। ओके ओके, रुको 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 रुको, ये वाला तो सही था, ये तो सही लिखा है, ये वाली जगह पे गलत हुआ है भाई, है ना, यही कह रहे हो ना। ये आएगा माइनस का 2y और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा, और तो कोई गलती नहीं है ना। ठीक है, तो नहीं सर। आगे क्या करते हैं इसके अंदर, अब इसके अंदर देखो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 23 और 2 25 और 2 23 ही आएगा ना, वाकई में कुछ कॉमन नहीं है यार। कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसा करते हैं ये एक्स और वाई वाली टर्म्स को प्लस का बना लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 4x प्लस का हो जाएगा, 10y भी प्लस का हो जाएगा और माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके आगे क्या कर सकते हैं, इन तीनों में एक रिलेशन बताया था मैंने, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनेगा ना, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये येलो वाला ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। तो इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख सकता हूँ कि AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। AC का स्क्वायर कितना आएगा, AC का स्क्वायर डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसका, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, मैं ऊपर ही यहाँ निकाल लेता हूँ। AC का डिस्टेंस आएगा रूट के अंदर रूट के अंदर 3 - 1 कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस 4 माइनस -1 कितना आ जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 कितना होता है 29, रूट के अंदर 29 आ गया। ठीक है, तो AC की वैल्यू आ गई √29, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा √29 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। ऐसे ही AB का स्क्वायर कितना है, देखो जरा यहाँ पे तुमने AB डिस्टेंस निकाला, ये AB का डिस्टेंस ये वाला निकाला था, रूट के अंदर x - 3 का स्क्वायर और प्लस y - 4 का स्क्वायर रूट के अंदर ही था। इसका अगला स्टेप ये बना था, इसका अगला स्टेप ये बना था, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों साइड को सिंप्लीफाई मतलब कि इस पूरे स्टेप को सॉल्व करना था। राइट हैंड साइड पे भी मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज थी तो प्लस माइनस हो गया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में, देखो क्या है, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को ऐड करना है, तो AB का स्क्वायर क्या होगा, वो रूट के अंदर ही सारी वैल्यूज होंगी, और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स तो वही लिखी जाएंगी। ठीक है, तो AB का जो स्क्वायर आएगा, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ लिख दूं कि AB का स्क्वायर जो आएगा वो सिर्फ ये वाली टर्म्स आएंगी, देखो जरा, AB का स्क्वायर जो होगा वो यही चीज लिखी जाएगी ना, सारा का सारा, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि AB की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर ये चीज है, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ क्या होगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और AB की जगह पे यानी कि AB का स्क्वायर रूट में जो नंबर था वो रूट हट गया, जो नंबर बचे वो बच गए, यानी कि क्या बच गया मेरे पास, x - 3 का स्क्वायर और y - 4 का स्क्वायर। ऐसे ही तो लिखेंगे, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, इतना बोल ही रहा हूँ तो फिर लिख ही देता हूँ, क्योंकि हाँ या ना का जवाब नहीं आ रहा मेरे को। x - 3 का स्क्वायर
और y माइनस 4 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, यही तो हुआ ab का स्क्वायर। ab की वैल्यू रूट में है और इसकी पावर 2 करनी पड़ेगी। ऐसे ही bc की वैल्यू कितनी है, रूट में x माइनस 1 और y प्लस 1, क्या है x माइनस 1 और y प्लस 1, और इसका भी क्या है, पावर 2 है। तो अगले स्टेप में होना क्या है, 2 से ये वाला रूट खत्म, इस 2 से ये वाला रूट खत्म, और ये वाले रूट और ये वाला 2 खत्म। तो अगले स्टेप में रूट ही तो खत्म हो जाएंगे सारे। तो बचेगा क्या, 29 का 29। इस चीज़ को खोल के मैंने यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। ये जो पहला मैंने इसको शेड कर देता हूँ, ये चीज़ यही तो है पूरा, x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। तो यही सारी की सारी टर्म्स लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर क्या करूँ, इस पूरे को ना कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लूँ, बेटर है, बढ़िया ये रहेगा कि मैं इस पूरे को कॉपी कर लूँ यहाँ से, पर बीच में से वो इक्वल का साइन हट जाएगा और प्लस का आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना जरूर। हाँ जी, जब x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर खुला तो ये वाली टर्म्स आई थी। यहाँ पे कितना था, y स्क्वायर। और जब x माइनस 1 का स्क्वायर और y प्लस 1 का स्क्वायर खुला था तो ये आया था माइनस 8y भी है। ओके, 8 लिखा हुआ माइनस का 8y आएगा। ठीक है, ये सारा कुछ आ गया। यानी कि ऐसा है, मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ कि इस चीज़ को खोला तो ये वाला येलो पार्ट आया, ऐसे समझ में आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। और जब इस चीज़ को खोला यानी कि आइडेंटिटीज लगाई इन दोनों में अलग अलग, तो ये वाली चीज़ बन गई। और बीच में प्लस आना था इसलिए प्लस लगा दिया। ओके, तो फिर आगे क्या बना, आगे अब इसको प्लस माइनस वैसे ही करेंगे, लेकिन वहाँ पे तो टर्म्स माइनस की हो गई थी क्योंकि इक्वल के इधर शिफ्ट करना पड़ा था। यहाँ पे वही साइन रहेंगे जो हैं एक्चुअल में। तो 29 का 29, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखो क्या आया, कटा नहीं, वहाँ पे कट गया था, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 6x माइनस का और माइनस का ही 2x तो माइनस का 8x, माइनस का 8y और प्लस का 2y माइनस का 6y। कैलकुलेशन देखते रहना, प्लस माइनस देखते रहना। 16 और 9 25 और एक 26 और एक 27, प्लस का 27। ठीक है, और इसी स्टेप में ये करता हूँ कि 29 को इधर से उठा के इधर भेज देता हूँ, माइनस का 29 और यहाँ पे बच जाएगा 0। बात समझ में आ गई कि नहीं आई बताओ, ये वाला स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन टेढ़ी क्यों होगी अभी आपको नजर आएगा। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 6y और इन दोनों को सॉल्व करा, माइनस का 2 और इक्वल में क्या आया 0। ठीक है, अब इसमें से आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, हेलो, सिर्फ खाली वही दे दो। हाँ हाँ, हाँ जी, तो इन सब में से आप देख रहे हैं एक काम और हो सकता है कि 2 कॉमन ले लूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3y माइनस का 1 इक्वल में 0। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना? ठीक है, यही आएगा। अगला स्टेप, वीर कुछ कहना है? नहीं सर, यही बताना था, नहीं है कुछ। अच्छा, तो ये 2 अगले स्टेप में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं है, तो वो काम खराबी यहाँ पे पड़ा रहेगा तो कुछ यूज़ भी नहीं है, और नहीं रहेगा तो भी कोई मेरे को नुकसान नहीं होने वाला। पड़ा रहेगा तो भी नुकसान नहीं है, नहीं होगा तो भी कोई नुकसान नहीं, तो उसको साइड करो फिर उसको। ठीक है, ये खत्म हो जाता है। आपको आप इसको यही बोलते हैं ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 0 के नीचे चला गया तो खत्म हो गया। हाँ ठीक बात है, वैसे ही हो गया, कर दिया उसको ख़त्म। अब 2 कंडीशंस मेरे को पता थी जो मैं इस पर लगा सकता था। इन तीनों साइड्स के बारे में एक रिलेशन मालूम था, पाइथागोरस थ्योरम, वो मैंने लगा लिया।
ए बी और बी सी ये साइड्स थी, ये भी इक्वल होती हैं, उससे मेरे को एक कंडीशन मिली थी यानी कि पहली इक्वेशन, और दूसरी कंडीशन से मुझे दूसरी इक्वेशन मिल गई यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरे को दूसरी कंडीशन मिल गई। इस पहली वाली इक्वेशन को यहाँ से मैं कर रहा हूँ कॉपी, और ज़रा नीचे लेके आ रहे हैं इसको इसके साथ। अरे क्या हुआ ये, तो बड़ी गलत तरीके से कॉपी पेस्ट हुई है। क्या थी, मैं इक्वेशन देख ही लेता हूँ। 4x प्लस 10y माइनस का 23, 4x प्लस 10y माइनस का 23 इक्वल में था 0, ये थी इक्वेशन 1 और ये बनी इक्वेशन 2। अब इनको मुझे सॉल्व करना है, मेरे पास और कुछ बचा नहीं है, और कुछ मतलब मेरे को मिला नहीं है अभी तक जैसा क्वेश्चन मैंने लिखा है। मैंने यहाँ पे कहीं पे m और n लेट नहीं करा जैसे मैंने कल क्वेश्चन बताया था उसमें, क्योंकि फिर मुझे बहुत सारे वेरिएबल पे काम करना पड़ता है, m पे भी, n पे भी, x पे भी, y पे भी, 4 वेरिएबल पे मैं कंफ्यूज होता। तो बेटर था मैंने इन दो वेरिएबल पे काम किया, और 2 वेरिएबल पे मैं काम अच्छे से तभी कर सकता हूँ जो मेरे को 2 इक्वेशन मिल जाए। मैंने 2 इक्वेशन ढूंढ ली है उनकी, बस अब मुझे काम करना है इन पे। अब 2 इक्वेशन वाली दो वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन बन जाती तो बड़ा आसान था एलिमिनेशन मेथड, लेकिन 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन तो बनी, लेकिन एक बन गई लीनियर और एक बन गई क्वाड्रेटिक। एक में पावर 2 चल रही है और एक में पावर 1 आ रही है। इक्वेशन 1 में पावर 1 वाले काम है सारा, और इक्वेशन 2 में पावर 2 भी आ रही है। तो फिर ये उस तरीके से एलिमिनेशन वाला पार्ट तो नहीं रहेगा। अब क्या तरीका है, तरीका सिर्फ होता है स्टेप में जब एलिमिनेशन वाला तो नॉर्मल इक्वेशन बनी हो 2 तो कर लेते, लेकिन अगर ये ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तो फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, ठीक है। चलिए करते हैं। अब किसकी वैल्यू निकालूं और कहाँ सब्सटीट्यूट करूं? अब आपकी चॉइस है, x की निकाल लो या y की निकाल लो। वीर क्या कहना चाहते हो? सर 4x की निकाल के लगा दे तो? 4x की लगाओगे तो सिर्फ यहीं पे लगेगी, इस जगह पे क्या करोगे x की जगह पे? 4x की निकाल सकते हो सिर्फ वो, लेकिन इस जगह पे लगेगी, फिर भी तुम्हारे को x रह जाएगा। तो मेरा टारगेट अब ये रहेगा कि सारे वेरिएबल एक जैसे बना लो पूरे एक इक्वेशन में से, यानी कि इधर से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, इधर से कहने का मतलब है राइट में मैंने इक्वेशन 1 लिखी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और दूसरी जगह लगा दो। अगर आप कहते हो जी 4x की वैल्यू देखो यहाँ लग सकती है, ठीक बात है, लगा दोगे, बिल्कुल सही बात है कि 4x की वैल्यू माइनस का 10y प्लस का 23 लगा दोगे, यहाँ लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे तो x की वैल्यू ही लगानी पड़ेगी ना, वरना फिर पूरे क्वेश्चन में x भी रह जाएगा और y भी रह जाएगा, फिर मैं उस पर काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल अब चाहिए। तो ठीक है, मैं इक्वेशन 1 में से किसी एक की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब किसकी निकालनी है वैल्यू वो आप देख लो। नीचे 4 अच्छा है कि नीचे 10 अच्छा है? डिवाइड 4 से अच्छे से कर पाओगे कि डिवाइड 10 से अच्छे से कर पाओगे? दोनों में से किसी मुश्किल तो वाली बात तो है नहीं कि 4 से डिवाइड करना भी कोई बड़ी बात नहीं है और 10 से डिवाइड करना तो बेहद आसान है। तो मैं ऐसा करता हूँ 10 वाली वैल्यू को एक अलग कर लेता हूँ, यानी कि y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आप x की वैल्यू निकाल के भी बड़े आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू निकालता हूँ। देखो y की वैल्यू क्या आएगी, या मैं x की निकाल लेता हूँ, क्योंकि जैसे चाहो वैसे कर लेना। अब मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा ना उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन बनेगी। आप ही बता दो मुझे, कोई एक बच्चा सजेस्ट कर दो कि सर इसकी वैल्यू x की निकाल देते हैं। चलिए, वो कह रहे हैं सर आसान काम क्यों करते हो आप, मुश्किल कर लो। तो माइनस का 23 उधर जाएगा, प्लस का 23 हो जाएगा, और 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 23 माइनस का 10y अपॉन में 4। तो ये गंदी वाली वैल्यू मुझे वहाँ लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 2, ये वाली वैल्यू x की पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 के अंदर। सिर्फ चाय, शुक्रिया। तो मेरे बेटे अब ये क्वेश्चन में अब आई जान, ठीक है। इसलिए कह रहा था कि क्वेश्चन टेढ़ा है, क्योंकि अब देखो कैसी वैल्यूज लगने वाली हैं। x की जगह पे लगा दो 23 माइनस का 10y अपॉन में 4। तो इस x की जगह पे लगाओगे तो ऐसे लिखेंगे 23 माइनस का 10y अपॉन में 4 इसकी पावर 2। हो गया गंदा, क्वेश्चन गंदा हो गया। वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहा 4, और x की जगह पे आ गया 23 माइनस 10y अपॉन में 4। वो तो 4 से 4 कट ही जाएगा, तो वो तो आपको पहले ही बात क्लियर हो रही थी वाली। माइनस का 3y माइनस का 1। अभी ज़्यादा गंदा नहीं दिख रहा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेन है इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन। तो 23 माइनस 10y का स्क्वायर अपॉन में 4 है, तो ऐसे लिख सकता हूँ इस स्टेप को। 23 माइनस 10y न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर,
और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 16, एक स्टेप बढ़ा नहीं रहा, प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हुआ, चलो यहाँ पे 4 से 4 काटना है तो अभी काट सकते हो, लेकिन फिर बाद में फिर एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो चलो काट देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। 23 माइनस 10y ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट लगा के रखना, ये माइनस से अब ये ब्रैकेट ओपन होना है तो साइन चेंज होंगे, तो अभी इस ब्रैकेट को ब्रैकेट ही लगा के रखो, अपॉन में 1, माइनस का 3y अपॉन में 1, माइनस का 1 अपॉन में 1 इक्वल में 0। ये वाला स्टेप समझ में आया, आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन सब में 16 नीचे आ रहा है तो 16 कॉमन 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इन सबके नीचे नीचे मतलब कि जो भी टर्म्स है उन सबका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 16 ही आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर सबका सेम करना है, तो एलसीएम एक तरीका है ना करने का। हाँ 16 बना लिया, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर रह जाएगा 23 माइनस 10y इसकी पावर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16y का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई होगा 23 माइनस 10y से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई होगा 3y से, 16 मल्टीप्लाई होगा 3y से, और माइनस 16 मल्टीप्लाई होगा 1 से, यही होगा। हाँ जी यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब ये पहले वाला जो है ना, ये तो ब्रैकेट आइडेंटिटी से खुलेगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 16y स्क्वायर का 16y स्क्वायर माइनस 16 और 23 की मल्टीप्लाई। तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं नहीं चाहता बड़े बड़े नंबर 368 सर। नहीं मैं खुद करूँगा, अब 16 इंटू 23 खोल तो लिए ही है, 368। तो यहाँ पे आया 368 और प्लस 160y माइनस 16 और 3 की मल्टीप्लाई होती है 48, और 16 और 1 की मल्टीप्लाई तो बहुत ही आसान है 16, इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ये 16 जो था डिनोमिनेटर में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो वो कह सकते हो कि अब ये 0 हो गया, ठीक है। और इस बात को डिटेल में और पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर कि ये नीचे 16 का यूज़ वहाँ पे क्लियर होगा कि एक्चुअलिटी में 0 के साथ क्या रोल था इसका, अभी नहीं क्लियर कर रहा, अभी ठीक है ऐसे चलने दो। आप यही बोलो कि इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 0 हो गया, ठीक है। 23 का स्क्वायर कितना है बता दो मेरे को फिर। 529, ठीक है। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, ये मुझे मालूम है। 23 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 46, 460 आ जाएगा, है ना। प्लस 16y स्क्वायर माइनस 368 प्लस 160y माइनस 48y माइनस का 16 इक्वल में 0। सारा काम हो गया। मैंने पूरे जो दो इक्वेशन थी उसमें से पहली इक्वेशन में से वैल्यू निकाली थी y की, x की वैल्यू निकाली थी, और दूसरी वाली इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दी थी। और जब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी वो वाली वैल्यू, तो मैंने जब लास्ट में देखा तो मेरे को जो भी टर्म्स मिल रही हैं उसमें या तो सिर्फ y का स्क्वायर है, या सिर्फ y है, या कांस्टेंट है। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, ये मुझे लग रहा है। अगर वाई स्क्वायर सारी टर्म्स कट गई तो फिर तो आसान हो गया मेरे लिए, और अगर वाई स्क्वायर वाली टर्म बच गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब चैप्टर 4 के जैसे होगा, ठीक है। तो देखा आपने चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे हैं हम 7, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना काम अपना रोल अदा कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, आगे क्या आता है। तो वाई स्क्वायर वाली टर्म्स तो कलर यहाँ पे बना लेते हैं ताकि काम करना आसान हो। वाई स्क्वायर वाली टर्म ये हो गई, और वाई वाली टर्म्स को मैं ब्लू कर देता हूँ, तो इन टर्म्स को प्लस माइनस करा लेना है, और जो कांस्टेंट है वो तो वाइट रह गई, मतलब कि ब्लैक रह गई वाइट पेपर के ऊपर, तो उन पे भी कलर डाल देते हैं ताकि कुछ अच्छा सा लगे। तो बताएं मुझे, एक ये तो आ गया 116 वाई स्क्वायर, ठीक है। 460 160 ये हो गया 300, है ना। प्लस माइनस माइनस करा, 460 में से 160 माइनस हुआ तो कितना आ गया 300 आ गया। माइनस का 300 में माइनस का 48 हो तो क्या हो जाएगा माइनस का 348। बता दो भाई, प्लस माइनस तो सही कर दी ना मैंने, पहली बार मैंने इतनी अच्छी प्लस माइनस करी है, और वो भी नहीं तुम बता रहे कि सही करिए कि गलत। अब 529 में हमने माइनस कर देना इन दोनों का सम, 8 और 6 14 होता है, 6 और 1 7 और 1 8 होता है, और 3 का 3 होता है। इसको माइनस करेंगे तो 145 आएगा, 145। मैं भी कर लेता हूँ, मेरे को भी तसल्ली हो जाएगी मेरी प्लस माइनस ठीक है नहीं ठीक है। तो 5 आया, और यहाँ कितना आया 12 में से 8 गए 4, और 4 में से 3 गया 1। हाँ मेरी प्लस माइनस ठीक है। और ये कौन सा साइन आएगा
बड़ा नंबर 529 है, ठीक है, तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब या तो इस ऐसी खतरनाक सी इक्वेशन पे काम कर लो, इस इक्वेशन पे काम कर लो, या फिर इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अब मैं कहूँ कि यार इसके फैक्टर करो, सोचने में बड़ा गंदा लग रहा है कि 116 और 145 की मल्टीप्लाई करके वीर बता रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको सारे जने। तो यहाँ तो एक तरीका ये है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला पार्ट यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर क्या बचता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर क्या होता है, डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे डी निकालने बैठ गया तो बी का स्क्वायर देखो कितना अच्छा है, 348 का स्क्वायर, बेहद गंदा है। तो हो सकता है यार ये कुछ छोटा बनता हो, यानी कि इसमें से कुछ कॉमन आता हो। अब कॉमन लेने का तरीका, अब इसमें से कॉमन कैसे लूँ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है एलसीएम निकालना, सॉरी एचसीएफ निकालना, नॉट एलसीएम। जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, एलसीएम मैं गलती से बोल गया हूँ। तो एचसीएफ निकालना किस तरीके से आसान रहेगा, उस तरीके को हम जो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है वो मैं समझा रहा हूँ यूक्लिड डिवीज़न लीमा से। ठीक है, तो 348 को 116 से डिवाइड करो, किस पे आएगा, 2 पे चला जाएगा, कितना आएगा, 6 और 6 12, 3 और 2। ठीक है, इसको माइनस करना, 3 पे तो नहीं जाएगा ना, 16 43 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा ना, तो फिर 3 पे ही लेंगे। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 116 और 348 का जो एचसीएफ है वो 116 है। ठीक है, अब 116 और 145 का देख लो, तो अब 145 को 116 से डिवाइड कर दो, जो बड़ा नंबर है वो अंदर रहेगा और जो छोटा नंबर है वो बाहर रहेगा, जो नॉर्मल डिवीजन का रूल है डिवाइड करने का। ठीक है, तो पहले मैंने इन दोनों को डिवाइड कर लिया, जोन सा बड़ा था वो अंदर रखूंगा, ये इसमें कोई पंगा नहीं है ऐसा कि सर दूसरे वाले नंबर को अंदर रखना पहले वाले को बाहर रखना, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं इन 2 नंबर को ले रहा हूँ, पहले वाले 2 नंबर लिए मैंने, ये और ये, इनमें से जो बड़ा नंबर था वो अंदर रखा, छोटा नंबर बाहर रखा, डिवाइड करना शुरू कर दिया, यानी कि डिवाइड करने से मुझे मिल जाता है एचसीएफ उनका। ठीक है, अभी वो एचसीएफ वाला जो मेन पार्ट समझाना था वो वहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ समझ में आएगा। जैसे कि सुनो, मैं ऐसा करता कि पहले ऐसा नहीं किया मैंने, देखो समझो बात को समझो, मैंने ये वाला स्टेप मानो करा ही नहीं था अभी तक, तो मैं इन दोनों में से कॉमन निकालने बैठ गया था। किन दोनों में से, पहले और लास्ट वाले नंबर में से, इसमें से और इसमें से, तो मैं इनको डिवाइड करने बैठ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं करा हुआ, समझो ये गायब है, अभी समझाना है ना इसलिए इसको गायब कर दिया मैंने। अब 116 के टेबल में 145 तो नहीं आता, तो 1 पे जाएगा 116, 5 में से 6 नहीं जाता, 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा, और 3 में से 1 गया तो 29 आ गया। ठीक है, अब ये और आगे डिवाइड नहीं होगी ना, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा में क्या होगा, जो रिमाइंडर बचा था वही डिवाइड कर देगा जिसको पहले, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, यानी कि डिवाइजर फर्स्ट केस में जो डिवाइजर था वो सेकंड केस के अंदर आके डिविडेंड हो जाएगा, यानी कि वो डिवाइड होने वाला नंबर बन जाएगा, और जो रिमाइंडर आया था वो डिवाइजर बन जाएगा, ये रिमाइंडर था ये डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, इससे डिवाइड कर दो। और अगर आपको ध्यान हो ना अच्छे से पुरानी पढ़ाई, तो 7th क्लास के अंदर ये एक मेथड समझा दिया जाता है वहाँ पे एलसीएम लेने का, एचसीएफ लेने का। अब पता नहीं, मेरे को तो बहुत साल हो गए अब 7th क्लास लिए हुए, तो मुझे नहीं मालूम कि अब उसके अंदर वो ये वाला मेथड जिंदा है या नहीं है। तो 29 के टेबल में या तो 116 आ जाए, या 29 के टेबल में 116 से छोटा नंबर तो डेफिनेटली आता है, 116 आता है या नहीं आता। तो किस पे जाएगा यार, मेरे को तो 9 का टेबल ही भूल गया, 4 पे देखते हैं, 116 आ गया पूरा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया ना, तो इस टाइम पे ये चीज एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है 29। तो यानी कि 116 और 145 का मानो कि मैंने पहले एचसीएफ निकालना शुरू किया, तो यहां पे जब मैंने इन 2 नंबर का एचसीएफ निकाला, यार हाँ, तो बेसिकली ये काम क्या कर रहा हूं मैं इन बड़े नंबर में से कॉमन लेना बता रहा हूं, जहां पे तुम्हारे को पता ही नहीं कि 116, 348 और 145 किसके टेबल में आता होगा, बड़े अटपटे से नंबर है। तो ऐसे अटपटे से नंबर में डायरेक्टली कॉमन लेने का तरीका बता रहा हूं मैं ये। तो पहले हमने कोई से भी 2 नंबर उठा लिए, उनको इस पैटर्न से डिवाइड करना है, जो तरीका मैंने बताया। अगर मान लो कि यहाँ रिमाइंडर कुछ बच जाता, तो नेक्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर वाली वैल्यू थी वो बाहर आ जाती, और जो जिससे मैं लास्ट स्टेप में डिवाइड कर रहा था वो डिविडेंड पे चला जाता, यानी कि वो अंदर डिवाइड होने वाला नंबर बन जाता ऐसे। तो मैं ऐसे डिवाइड को ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूंगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस स्टेप का डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो उन दोनों में कॉमन नंबर होगा, ये कह सकते हो आप। ठीक है, वो एचसीएफ होगा। अच्छा, यानी कि 145 और 116 को डिवाइड करने वाला नंबर है 29।
क्या ये 29 348 को भी डिवाइड कर देता है, या उन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। अब मेरा टारगेट रहेगा 29 और 348 का निकालना, क्या चाहिए निकालना, एचसीएफ। इसी तरीके से वैसे तो मुझे क्लियर हो गया कि पहले दो नंबर का एचसीएफ कितना आया था, 116, और 116 उन्हीं में से, उन्हीं दोनों नंबर में से एक नंबर था। तो 116 और 145 का एचसीएफ कितना है, 29। तो 29 इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर पता चल चुका है मुझे, मेरे को पहले वाले केस के हिसाब से आइडिया हो गया। अब आपको क्लियर करवा रहा हूँ। अब 348 और 29 को डिवाइड करके देख लो। 29 1 पे 29 आएगा, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 ही आएगा, और 58 बचेगा, और 2 पे जाएगा ये 58 आ जाएगा। तो यानी कि 29 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो इसका मतलब 348 और 29 का एचसीएफ भी कितना है, 29। तो यानी कि इन तीनों नंबर में से जो कॉमन नंबर आ सकता है वो कौन सा नंबर है, 29। तो यहाँ पे मैं 29 कॉमन ले रहा हूँ। 29 के टेबल में 116 कब आया, 4 पे आया। ये यहाँ पे पता लगा रखा है हमने, इस साइड में देखो। 29 से जब मैंने 116 का डिवाइड करा तो क्या आया था, 4, तो वहाँ पे 4 आ जाएगा डिवाइड करके। ऐसे 348 और 29 को जब डिवाइड करा तो कितना आया था, 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा। और 145 रह गया तो 145 को डिवाइड करा लेता हूँ 29 से, इससे भी जाएगा ही जाएगा। 5 पे ही जा रहा है शायद, ठीक है 5 पे जा रहा है। तो ऊपर वाली इक्वेशन देखो कैसी सी है, और नीचे वाली कितनी प्यारी सी इक्वेशन बन के आई है। ठीक है, तो इस पे काम करना बेहद आसान है उसके कंपैरेटिवली। तो 4y² माइनस 12y प्लस का 5 मेरे पास बच गया फाइनली। ठीक है, वो इतना सारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो खत्म हो गया, मेरे पास ये बचा। अब मल्टीप्लाई करके 20 आए प्लस करके 12 आए, क्या होगा, 10 और 2 है ना, 10 and 2। तो 4y² माइनस 10y माइनस 2y प्लस में 5 इक्वल में 0। तो इसमें से कॉमन आया देखो 2y, तो कितना बच गया, 2y माइनस का 5 माइनस का 1 कॉमन, 2y माइनस का 5 बचा, 2 ब्रैकेट आ गए, 2y माइनस 5 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं 2y माइनस 5 को 0 के इक्वल रखूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी 5/2। 2y माइनस 1 को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी 1/2 प्लस। ठीक है, तो y के दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि y की दो वैल्यूज आ गई, y की दो वैल्यूज आ गई। और y क्या चीज था भाई, इस पूरे क्वेश्चन में y का काम क्या था, जरा देखें। y था y कोऑर्डिनेट b पॉइंट का, b वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट था, यानी कि सेकंड वाला नंबर। ठीक है, तो सेकंड वाला नंबर, तो भाई ये तो कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, सब हो सकता है ये। तो ये डेसिमल वाला पार्ट आ गया, यानी कि फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया, और प्लस माइनस आया कि नहीं आया, दोनों पॉजिटिव आए। ठीक है, तो ये दोनों ही केसेस में ये दोनों केसेस जो है पॉसिबल केसेस हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो y दोनों के लिए y दोनों आंसर यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो फिर इसको कैसे लिखना है सर। अब देखो y का और x में एक रिलेशन था पहली इक्वेशन में, ये रहा, यहाँ पे जो पहली इक्वेशन थी उसको कन्वर्ट कर लिया था मैंने इस फॉर्म में, ये ब्लू वाली फॉर्म में। फर्स्ट इक्वेशन में से तो निकला x की वैल्यू, तो x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू कितनी है, 23 माइनस 10y अपॉन में 4, 23, x कितना है 23 माइनस 10y अपॉन में 4, ये x की वैल्यू थी। ये फर्स्ट इक्वेशन में से एक तरीके से निकला है, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ही लिखूंगा, ये दूसरी इक्वेशन नहीं बन जाएगी, क्योंकि उसी इक्वेशन को बदल के ऐसे लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वही सेम बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ y इज इक्वल टू 5/2, अगर y की वैल्यू 5/2 है देन x कितना हो जाएगा, तो आप x देख लो कितना आ जाएगा, 23 माइनस 10 इंटू y की जगह पे लगा दोगे, इस वाले y की जगह पे लगा दोगे ये वाली वैल्यू 5/2, पहले ये वाली वैल्यू लगा रहा हूं 5/2। ठीक है, अपॉन में कितना है बेटा, अपॉन में 4 ही है। कैलकुलेशन का अगला स्टेप, 23 माइनस 2 से 10 कटा 5 में, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25 अपॉन में आया 4। अगला स्टेप, इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 4। ठीक है, किसकी वैल्यू बनी, x की। अगर आप y 5/2 लेते हो तो आपको x की वैल्यू दिखती है -3/4, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट। वीर मुझे कुछ कह रहे हो, एक सेकंड -3 -2 आएगा।
तो ये कट भी जाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है, प्लस माइनस भी गलत हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आई, -1/2, यानी कि कोऑर्डिनेट बने -1/2 कॉमा वाई प्लस का 5/2, ये एक कोऑर्डिनेट बन गया। अच्छा जी, इफ y की दूसरी वाली वैल्यू लगा दूं 1/2, तो x कितना हो जाएगा, 23 - 10 इंटू 1/2 अपॉन में 4, यानी कि 23 माइनस, यहाँ से 2 से 10 काटूंगा तो 5 ही आएगा, 23 - 5 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गए कितना होता है, 8 ही होता है ना। (9/2), ठीक है, यानी कि दूसरे वाला कोऑर्डिनेट बन गया, x की वैल्यू 9/2 है और y की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास। तो इसका सीधा सा ये मतलब बना कि अगर ये पहले वाला कोऑर्डिनेट जो येलो दो कोऑर्डिनेट करे हैं ना, इसमें से एक कोऑर्डिनेट तो इस वाले वर्टेक्स के होंगे, बी वाले के, और एक ये डी वाले के होंगे, ठीक है, यानी कि फ्लिप कर दोगे एक बारी, अगर या तो ऐसे बना लोगे या फिर तुम इसको ऐसे ले जाओगे। अब इसको मैं कैसे बताऊं, एक सेकंड का टाइम दो मुझे। यानी कि यही सेम कैलकुलेशन तुम इस तरफ कर सकते थे ना, कहने का मतलब ये है, इस तरफ भी सेम कैलकुलेशन के स्टेप्स रहते यही वाले, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट निकलते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट इससे मैच तो नहीं करते ना, क्योंकि पोजीशन अलग है, डी पोजीशन अलग है, बी पोजीशन अलग है। तो यहाँ पे भी वो, अगर तुम एक्स वाई पे ही काम करना चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट तुम इसको दे देते हो तो दूसरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसको ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इन्हीं 3 पॉइंट्स का रिलेशन निकाला था, ए बी और सी का। या तो ए बी सी का वो रिलेशन हो सकता था, या वही सेम रिलेशन हो सकता था ए सी और डी का, और तो किसी का हो नहीं सकता था, ठीक है। तो या तो ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट तुम बी को देना चाहते हो, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट तुम बी को देना चाहते हो तो ये डी का हो जाएगा। अगर इसका उल्टा, अगर तुम कहते हो जी नहीं ये डी वाले के लिए देना चाहते हैं हम, तो ये बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब जो दोनों अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स थे उनके कोऑर्डिनेट्स ये और ये हो जाएंगे। अलग से शो करना है तो कर दो बी और डी, नहीं करना तो वैसे भी लिख सकते हो। तो हमारे आंसर के पार्ट ये दो रहेंगे, क्या यही है, 9/2, 1/2, -1/2 और 5/2। ये देख लेते हैं, -1/2, 5/2 ये रहा दूसरे वाला, और 9/2, 1/2 ये रहा पहले वाला, ये वाला, ठीक है जी। सर हाँ जी, एक बार लिख के दिखा दो, एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये बी के कोऑर्डिनेट्स और डी के। अगर तो आपने डायग्राम अगर तो तुमने डायग्राम बना रखा है, ऐसे पूरा काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 1/2, 5/2, देन डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9/2, 1/2। और अगर आप इसका उल्टा केस बना सकते हैं, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 9/2, 1/2, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हाँ यही, यहाँ इस चीज को ऐसा करो, यहाँ पे तुम डी के कोऑर्डिनेट डाल दो, डी के कोऑर्डिनेट यही सेम वाले रखना चाहते हो तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स बी के बन जाएंगे, ऐसे लिख सकते हो। ये चीज बता रहा हूं, अगर ये वाले कोऑर्डिनेट तुम बी को देना चाहते हो तो डी को ये मिल जाएंगे, और अगर ये वाले कोऑर्डिनेट तुम डी को देना चाहते हो ये वाले कोऑर्डिनेट बी को मिल जाएंगे, या ये उसके हो जाएंगे। एग्जामिनर को डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के नहीं समझाना पड़ेगा, बस लिख दें ऐसे, बस तो वो यही, मान लेगा। बिल्कुल मानेगा, क्यों नहीं, और बचता ही नहीं ना कुछ, और कोई तरीका ही नहीं है, और कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। अगर आप जरा ध्यान दो इस पे, तो इन तीनों पॉइंट्स में ए सी और बी में जो रिलेशन था वो और किसका हो सकता है इसके अलावा, ए सी और डी का हो सकता है रिलेशन। और कोई फिगर बना दो इसके अंदर, बना सकते हो तो राइट ट्रायंगल यहां से उतने डिस्टेंस का बने जितना
ए बी का था और जितना ए बी का और जितना सी बी का था उतना वो डी वाला पॉइंट ही बनता है, और कोई कोऑर्डिनेट तुम बना ही नहीं सकते इसके अलावा। सेम रिलेशन इस ट्रायंगल वाला उधर उस पे ही बनता है, और कोई कोऑर्डिनेट तुम बना ही नहीं सकते, और कोई फिगर तुम इस पे इसके अलावा दिखा ही नहीं सकते, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। इन तीनों का जो येलो ट्रायंगल था उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स का जो रिलेशन था वही सेम रिलेशन डी वाले के साथ भी आ जाएगा। वहाँ पे भी इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, वहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, उसके अलावा और कहीं नहीं। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स जैसा सेम रिलेशन इस कार्टेशियन प्लेन पे सेम पोजीशन पे, ए और सी वाली पोजीशन तो फिक्स है ना, ये तो हमें मालूम है 3 4 1 -1 ऐसा है। रुको मैं कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ यहाँ, मैं मतलब कि ये कार्टेशियन पेपर एक तरीके से मैंने खोला इसलिए कि इस पर हम काम करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ पे काम करके बताता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मुझे बस ये पूछना है, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व कराया, मैं ऐसे के ऐसे बस एग्जाम में सॉल्व करके आ जाए और लास्ट में वो लाइन लिख के आ जाए, बस उसमें पूरे नंबर मिलेंगे ना? हमें पूरे मिलेंगे, बस मुझे तो इतना ही पूछ। लेकिन मैं फिर भी अब करके दिखा रहा हूँ। पॉइंट्स कौन कौन से थे? अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स जो दिए हुए थे हमारे को 1 -1 3 4, 1 -1 3 4, 1 -1 x1 y -1 यहाँ पे आएगा, x3 y4, x3 1 2 3 y 1 2 3 4 यहाँ पे आया। ये दो अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स आ गए, ठीक है। यानी कि ये जो भी वहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर के अपोजिट पॉइंट्स थे ये, ठीक है जी। अब जो हमने निकाल ली जरा उनकी प्लॉटिंग करते हैं। -1/2 मतलब क्या हो गया, हाफ, इसका मतलब हो गया 0.5 और इसका मतलब हो गया 2.5। ये आया माइनस का 0.5 और वो आया प्लस का 2.5। 0.5 माइनस के 0.5 पे 2.5, माइनस के 0.5 पे प्लस का 2.5, यहाँ पे कहीं होगा। आपने 1 हाँ -1 गलत प्लॉट करा है। एक सेकेंड, कौन सा 1 -1 गलत प्लॉट करा है। क्यों जी? 1 अच्छा एक -1 सेकेंड, 1 -1 x1, Side एक में सेकेंड x1 -1 ये रहा, ठीक है, x1 y -1। अब कौन सा था, x का 0.5, x का माइनस वाला 0.5, माइनस 0.5 यहाँ पे कहीं पे होगा, और इसकी सीध में कहाँ तक जाना है हमने, 2.5 तक। 2.5 कहाँ होगा, 1 2 2.5 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो एक पॉइंट ये मिल गया। ये आया माइनस का 0.5, 2.5, और ये था 3 4 और ये था 1 -1, ठीक है। अब चौथा पॉइंट कहाँ आएगा, अब देखो ये 3 पॉइंट्स मिल गए हमारे को, ठीक है। अब स्क्वायर बनाने के लिए चौथा पॉइंट यहीं पे कहीं पे होना चाहिए ना, ऐसे ही तो बनेगा वो कुछ, और कहीं पॉइंट्स डाल के तुम 3 पॉइंट ये हैं, चौथा पॉइंट कहीं डाल के स्क्वायर बना सकते हो, बताना जरा। यही वाला पॉइंट आएगा ना एक, अब वो वाला पॉइंट आपको मिल चुका है, ये रहा। 9/2 का मतलब कितना है, 4.5, और 1/2 का मतलब कितना है, 0.5, यानी कि 9/2 को 4.5 हुआ, एक्स पे कितना है प्लस का 4.5 और वाई पे कितना है 0.5, तो 1 2 3 4 4.5 और 0.5 यही पॉइंट होगा। बन गया स्क्वायर, यानी कि कितना है 4.5, 0.5। अब अगर तुम ऐसे नाम देते A B C D तो भी सही था, अगर तुम नाम देते ये वाला A वाला यही रहता, यानी कि सेकंड केस में मैं ऐसे रेड से नाम दे रहा हूँ A B C और D, बताओ कौन सा गलत है और कौन सा सही है, दोनों ही सही है। यानी कि दोनों बारी किसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, बी और डी ने। अगर तुमने बी इसको कर दिया रेड वाले पॉइंट के हिसाब से देखो तो बी ऊपर वाले पॉइंट को कर दिया और डी नीचे वाले पॉइंट को कर दिया, और अगर ब्लैक वाले के हिसाब से देखो तो नीचे वाले को बी कर दिया, ऊपर वाले को डी कर दिया। क्या फर्क पड़ा, जो स्क्वायर था वो तो वही वाला बना ना जो एक्चुअल में बनना चाहिए था। तो ये चीज़ बता रहा था मैं आपको कि नाम चेंज हो सकते हैं, उनकी पोजीशन बी और डी फ्लिप कर सकते हो तुम, ए और बी तो अपनी ए और सी तो अपनी जगह पे ही रह रहे हैं क्योंकि वो फिक्स पॉइंट्स थे दोनों। तो जो इन 3 पॉइंट्स का रिलेशन है, ए का शेडिंग करता हूं, ए का, बी का और सी का, वही सेम रिलेशन ए डी और सी का भी है, इसलिए ये सारे कैलकुलेशन उसका भी पार्ट बनते, ऊपर वाले का भी पार्ट बनता और सेम रिजल्ट हमारे पास आता।
तो दो कोऑर्डिनेट्स एक जगह पे नहीं हो सकते, इसलिए एक को इस तरफ रखोगे तो दूसरे को इधर भेजना पड़ेगा, और अगर दूसरे को इस तरफ रखोगे तो पहले वाले को उस तरफ भेजना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बता दो। आगे बात। ये बना है स्क्वायर। ये आपको अब मैंने डायग्राम से भी बात क्लियर कर दी, अब किसी तरीके का डाउट इसमें रहना नहीं चाहिए। ये एक ज़बरदस्त कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था जो कि मैं कल आपको बताना चाह रहा था कि इसी टाइप का एक आसान क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का पार्ट है, जहाँ पे उसमें क्या फ़ायदा हुआ था। उसमें फ़ायदा ये हुआ था जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी ना हमारी, ये यहीं पे मुझे एक्स या वाई कुछ ना कुछ मिल गया था, तो मेरे पास यहीं से तो काम खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि इस वाली इक्वेशन का ये बड़े वाला पार्ट मुझे दूसरी तरफ लगाना पड़ गया। अगर यहीं पे x की वैल्यू 5 आ जाती मान लो, तो हर x की जगह पे 5 लगाए तो मेरा कितना आसान हो जाती कैलकुलेशन, बड़े आराम से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दूसरी वाली बन जाती। लेकिन वो काम यहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे हो गया था। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ ताकि एक आधा क्वेश्चन हम और ले सके। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लेना, अपना प्रैक्टिस जरूर करना इस क्वेश्चन की। यहाँ पे सिर्फ मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मैं करते जा रहा हूँ, तो आप सिर्फ देख रहे हो। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं, भले ही वो आसान लग रहे होंगे कि हाँ सर ने तो कर दिया, देखो आसान था। एक धासु क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, तो मैं अभी नहीं ले रहा कि दोनों ही क्वेश्चन एक साथ मैं गंदे ले लूँ, तो आज मैं दूसरा क्वेश्चन अब एकदम से गंदे वाला नहीं लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट शीट तैयार करी हुई है, यहाँ पे 22-23 क्वेश्चन दिए सिर्फ। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने ढंग से कर लिए तो पेपर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन है मतलब कि। लेकिन मैं अगर आपके पास चैप्टर 13 और चैप्टर 14 की असाइनमेंट शीट है तो वो दे देना आज प्लीज। 13 और 14 तो मैंने तुम्हारे को करा ही दिया था यार, यहीं पे ही सारा कुछ करा दिया है। 14 कौन सा है सर? स्टैट्स। हाँ 13 की हो तो सर दे देना। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हाँ। होगी तो सही, जरूर भेज दूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है उसके आज ही अंदर, भेज देंगे पेपर है सर, कल टाइप ऑफ पेपर। अच्छा चलो कोई नहीं, अब ये पेपर तो अभी अपने हिसाब से ही कराओ यार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, डिवाइड द ज्वाइन ऑफ a और b। एक मिनट, ये कल जो हमने क्वेश्चन करा था एनसीईआरटी का, ये उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम तो शायद नहीं है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहला काम ये होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का, यानी कि चैप्टर नंबर 5 एपी के अंदर और चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, सबसे पहली बात ये होती है कि क्वेश्चन का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। भाई वो तो आप सारे क्वेश्चंस में कहते हो कि मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक तो होता है ना नॉर्मल इक्वेशन है, इक्वेशन देखी और पता नहीं चल रहा कि आसान है कि मुश्किल है, वो काम करते करते हमारे को पता चल गया ये तो आसान ही थी, लग रही थी बुरी सी इक्वेशन, खराब सी इक्वेशन। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले देखना ये होगा कि क्वेश्चन में यार करना क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है। हम ये तो है नहीं कि बैठ के मैं इस इक्वेशन को लिया और कहूँ कि एलिमिनेशन लगा दो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, सॉल्व कर लो, वो काम तो हो ही नहीं रहा। अब एक इक्वेशन दे रखी है, बाकी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, पहली बात होगी दिमाग में ये लाना। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। रेशो को मैं यहाँ पे लिखता हूँ m1 और m2, है ना, यही चीज लिखते हैं रेशो को, तो मैं वही लिख देता हूँ, m1 m2 फाइंड करना है। एक लाइन बन रही है, यानी कि एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी तो उससे डेफिनेटली एक लाइन बनती है, ये तो हमें मालूम है कि इस टाइप की इक्वेशन से एक ग्राफ पे एक लाइन बनती है, ठीक है जी। यानी कि एक लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है दूसरी लाइन को, जो कि ए और बी से मिल रही है, बन रही है। डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए और बी, यानी कि ए और बी को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, उस लाइन को ये वाली इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से भी एक लाइन बनेगी ग्राफ पे। ए बी से बनने वाली लाइन को ये वाली ग्राफ की लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तभी तो वो कह रहा है कि इसकी रेशो निकालो, अगर वो कर ही नहीं रही तो फिर मैं रेशो क्यों पूछ रहा हूं हमसे वो, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बात की बात है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसकी भी कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये बात की बात है। पहले इतने पार्ट में से ही काम हो जाएगा हमारा। चलिए अब इसके लिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। प्रॉपर कार्टेशियन प्लेन पे बनाने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला तो मैंने समझाने के लिए बनाया था कि भाई हमने कर लिया, फाइनल आउटपुट हमारा सही है या नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा बता रहा था आपको कि एक पॉइंट ए हो गया, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 7, और इसको कोई एक लाइन कोई एक लाइन मतलब कि वो दे रखी है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है जी, 2x
प्लस वाई माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन से जो लाइन बन रही है वो ऑरेंज कलर की दिखा दी है। ये ऑरेंज कलर वाली लाइन ब्लैक वाली लाइन को इस पॉइंट पे मेरे हिसाब से इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रही है वो रेशो पूछ रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट m1 हो गया और ये वाला पार्ट m2 हो गया, क्योंकि मैं अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि इधर वाला जो a वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 मान लूंगा, b वाले कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 मान लूंगा, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को मैं क्या मान लूँ, p और q मान लेता हूँ। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये C मान लेता हूँ। जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, P Q। ठीक है, तो मैं P और Q के वैल्यूज निकाल रहा हूँ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स निकाले मैंने, सॉरी C के कोऑर्डिनेट्स यानी कि P की वैल्यू। क्या रूल लगेगा सेक्शन फॉर्मूला में, वो x वाला रूल लगे ना, क्योंकि P वाली जो वैल्यू वो x को रिप्रेजेंट कर रही है और जो Q वाली वैल्यू वो y को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, m1 x2, m1 x2 कितना हो जाएगा, 3m1 हो जाएगा ना, प्लस m2 x1, m2 x1 यानी कि x1 की जगह पे 2 और m2 की मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2m2 अपॉन में कितना आया, m1 प्लस m2। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज डाल देता हूँ। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई? जितने बच्चे हैं क्लास में हाथ खड़ा करके बताओ कि समझ में आ गई, वो हाथ खड़ा कर दो, जिसको नहीं आई वो हाथ खड़ा मत करो। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आई ना वो हाथ खड़ा कर दो, सिर्फ जिसको समझ में नहीं आई वो हाथ खड़ा कर दो, बाकी सारे रहने दो। ठीक है जी, सबको आ गई है? अगर मैं थोड़ी देर बाद भी अगर आपको डाउट लगता है तो थोड़ी देर तक भी हाथ खड़ा कर सकते हो। अच्छा, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q मतलब Y की वैल्यू। Y के लिए सेक्शन फॉर्मूला कहता था m1 y2 यानी कि 7m1, फिर m2 y1 यानी कि माइनस का 2 m2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 m2 आएगा, तो यानी कि ये प्लस का साइन हटा के डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ माइनस का 2 m2 आएगा यहाँ पे, और अपॉन में m1 प्लस m2 होगा। तो मैंने सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। अब सेक्शन फॉर्मूला में जो x होता था वो यहाँ पे p बन गया, जो y होता था यहाँ पे वो q लिख दिया गया। ठीक है, अब जो C है, C पॉइंट AB लाइन के ऊपर भी आ रहा है, तो ये दूसरी वाली लाइन के ऊपर भी आ रहा है जिसकी ग्राफ लाइन के ऊपर, यानी कि उसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्या नहीं करेंगे? ये बात दिमाग में है अपने के नहीं, रट्टा मार के नहीं चलना है, अपने भेजे में होनी चाहिए बात कि भाई ये क्या हो रही है बात। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रहेंगी ना तो 11th का आगे का मैथ्स करने में बड़ी आसानी हो जाएगी आपको, और अगर ये छोटी छोटी बातें पॉइंट्स क्लियर नहीं रहेंगे ना तो आगे का मैथ्स फिर डराएगा आपको। तो मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर है कि नहीं कि C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं P और Q वो इस इक्वेशन को 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं C इज द सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन, यानी कि उसका एक सॉल्यूशन है, एक खाली एक ही नहीं है, मतलब कि और भी बहुत सारे भी हैं, तो उसमें से एक सॉल्यूशन ही है। C जो है इसका एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इस लाइन को जितना मर्जी आप खींच सकते हो और उन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि इसके अंदर इसकी x की वैल्यू और y की वैल्यू लगाते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती जाएगी, यानी कि 0 के इक्वल आती जाएगी। ठीक है, तो यानी कि उसको हम ऐसे लिखेंगे ना कि C जो है इसका एक सॉल्यूशन है। अगर C इसका एक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब जो x की जगह पे C का x वाली वैल्यू लगा दो, C के कोऑर्डिनेट की x वाली वैल्यू लगा दो, और इस इक्वेशन के y की जगह पे C की y वाली वैल्यू लगा दो, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब इट इम्प्लाइज कि 2x की जगह पे p और y की जगह पे q लगाने के बाद भी ये पूरी इक्वेशन मुझे 0 रिटर्न करेगी। हाँ जी हाँ करेगी। और p की वैल्यू इन टर्म ऑफ m1 m2 में निकाल चुका हूँ। p की वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ और q की वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ। तो लगा देता हूँ 2 इंटू पी की वैल्यू, यानी कि मैं ऐसे कर रहा हूँ कि पुट p इज इक्वल टू इतना एंड q इज इक्वल टू इतना इन इक्वेशन।
और इक्वेशन का चाहे तो नंबर डालना है तो डाल दो। ठीक है जी, ये कर रहा हूं मैं, आप प्रॉपर लिख लेना इस चीज को। ओ भाइयों, समझ में आ रहा है क्या नहीं? 2 इंटू पी की वैल्यू 3m1 प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2। और इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, इसलिए कह रहा हूं इसको भेजे में सही से डाल लो। y की वैल्यू यानी कि q की वैल्यू कितनी है 7 m1 माइनस 2 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको इधर ना रख के इधर ले जाओ, थोड़ी कैलकुलेशन हमारे को आसान लगती है। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप इधर पड़े पड़े में कैलकुलेशन कर लो, बिल्कुल भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। और जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी 250 ग्राम अच्छी है ना वो आराम से कर लेगा, जिसकी थोड़ी वीक है उसके लिए मैं ये कहूंगा कि माइनस के 4 को उधर ले जाओ, यानी कि जो भी कांस्टेंट टर्म है इस टाइम पे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, उसका साइन चेंज कर दो, ताकि अगले स्टेप में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप काम कर लूँ और वो मेरे को थोड़ा सा आसान लगता है। इस स्टेप में क्या हो जाएगा जी, डिनोमिनेटर पार्ट है m1 m2 दोनों में प्लस वाली सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो एलसीएम यही बनेगा। न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ब्रैकेट ओपन कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा 6m1 और 4m2, ये 4 है, और दूसरी तरफ तो प्लस से ही मल्टीप्लाई होना है सिर्फ, तो साइन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये m1 आएगा और m2 आएगा, इक्वल में आया 4/1। अच्छा जी, m1 और m1 जरा सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 1 13, 13m1। m2 और m2 को सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2m2, और किसके इक्वल 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर दी हमने। ठीक है, तो कितना आ गया 4m1 और 4m2। अब इसके बाद फिर से m1 वाली टर्म्स एक तरफ करो, m2 वाली टर्म्स एक तरफ करो, तो 13m1 माइनस 4m1 और 4m2 उधर था और ये वाला 2m2 उठा के उधर फेंक दिया, यानी कि भेज दिया भाई साहब को उधर, फेंक नहीं दिया, भेज दिया। ठीक है, मर्सिडीज के अंदर हमने भेज दिया उस साइड पे। तो 13 माइनस 4 7 ही होता है ना, नहीं 13 माइनस 4 कितना होता है 9 होता है, 9m1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2m2। तो रेशो कितनी बनेगी m1 अपॉन में m2 चाहिए मुझे, तो वो बनेगा 2/9। तो रेशो वाला पार्ट है 2:9। तो ये आंसर वहीं पे क्वेश्चन के पास ही दिया हुआ है हमने, 2:9 ये रहा। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका रेशो वाला। अब आगे वाला काम तो बहुत आसान है, वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, सी नाम दिया हुआ है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, सी है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और सी के कोऑर्डिनेट्स अगर तुम ध्यान दो तो कौन से हैं भाई, वो ऊपर करा है हमने काम सी के कोऑर्डिनेट्स पे, ये पी और क्यू की वैल्यू ये पूछ रहा है वो हमसे, तो क्यों ना मैं इस पूरे पार्ट को कॉपी कर लूं। मैं दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, बेटर है इसको कॉपी कर लूं, अगर ये कॉपी तमीज से हो जाए तो। हो गया। तो मुझसे ये चीज़ पूछी जा रही है पी और क्यू को निकालने के लिए। अब पी और क्यू को निकालने के लिए सिर्फ मेरे को कन्फ्यूजन किसकी थी, m1 और m2 की, वो तो मैंने निकाल लिया, ये रहा m1 और ये था m2, बस 2 और 9 लगाते जाओ m1 और m2 की जगह पे। तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9 अपॉन में 2 प्लस 9। ऐसे ही क्यू की वैल्यू कैसे आ जाएगी 7 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 9 अपॉन में 2 प्लस 9। अच्छा जी, आगे सी की जो पी की वैल्यू है वो कैलकुलेशन में आती है 3 इंटू 2 6 प्लस 9 इंटू 2 18 और 9 और 2 11। 18 और 6 कितना होता है 24 अपॉन में 11, ये तो कटता नहीं। अच्छा, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 2 14 माइनस 9 इंटू 2 18 अपॉन में 9 और 2 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 11, ये भी नहीं कटता। तो यानी कि सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि पी और क्यू थे। पी की वैल्यू आई 24 अपॉन में 11 और क्यू की वैल्यू आई -4 अपॉन में 11। 24 अपॉन 11 और माइनस का 4 अपॉन 11। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई। इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए जहां पे इक्वेशन का दोनों पॉइंट से रिलेशन कुछ बनता होगा। आवाज किसी की नहीं आ रही है, सब माइक तो अपना ऑन कर रहे हो लेकिन मेरे पास आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही।
सर आ गई। वीर को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, तो फिर अभी कल की क्लास में तुम्हारे को दोबारा से समझाएंगे। बाकी को समझ में आ गया? ये आयुष हाथ खड़ा करा है, मतलब आया कि नहीं हाँ जी आया? सर। वो गलती से हो गया। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन कुछ। सर एक बार मिड पॉइंट फार्मूला में डाउट है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सबसे दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला है, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। बता देता हूँ, अच्छा देख लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है। वो कहते हैं जी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 मान लो, और जो b दे रखा है इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 मान लो। इसके बीच में, बिल्कुल बीच में, इसके ए बी का मिड पॉइंट अगर मानो कि c है, तो c के कोऑर्डिनेट्स की जो c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि जो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, वो कैसे निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी a और b के x वालों को प्लस करो, यानी कि x1 प्लस x2, उसको 2 से डिवाइड कर दो, और y के लिए a और b की y वाली वैल्यू को लो, प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। बस ये है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो बस हमें दिमाग में ये बात रखनी है कि किन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा है, और उसके लिए जिन दोनों का मिड पॉइंट वो बन रहा है उनकी x वाली वैल्यूज को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, y वाली वैल्यूज को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन अच्छा है। ये शीट मैं भेजता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, ये वाली पीडीएफ मैं भेज दूंगा अभी ग्रुप के अंदर, लेकिन उस शीट का फ़ायदा भेजने का तभी है जब आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करनी तो फिर बेकार है। अच्छा, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है लगभग, और इसी के जैसा क्वेश्चन है जो हमने करा है अभी। अगर मैं 19th क्वेश्चन को देखूं, ठीक है, उम्रा आ गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आपको आ जाए। 19th क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कह रहे हैं कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स एक्स वाई लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट सी। और ये ठीक है, तो अब इक्वेशन बनाने को बोल रहा है। एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, 3 4 और -5 और -6, या इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनती है। ठीक है जी, इसके ऊपर ही कहीं पे एक्स वाई एक पॉइंट आता है, यानी कि मैंने कहा कि यहाँ पे आता है ये एक्स वाई पॉइंट। ठीक है, तो इस एक्स वाई पॉइंट से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, अब इससे इक्वेशन बनेगी वो बतानी है हमें। कैसे करेगा हम? हमारी मर्जी है ना, हम कहीं भी ले। हाँ, कहीं पे भी लो, उससे मतलब ही नहीं कुछ भी। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ठीक है, कहीं पे भी ले लो। हम उसे कह दें कि वो मिड में एकदम, तो मिड पॉइंट फार्मूला से उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। मिड पॉइंट पे लो, मिड पॉइंट पे तो कुछ होना चाहिए ना कि हाँ जी डायरेक्टली वो कही जी मिड पॉइंट है इसके अंदर वो एक्स वाई। एक सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स एक्स वाई लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 4 -5 -6। मिड पॉइंट के लिए तो डायरेक्टली वो मिड पॉइंट बोलेगा ना, अगर नहीं बोला तो फिर हम खुद मान थोड़ी ना सकते हैं उसको कि मिड पॉइंट ही है। उस लाइन के ऊपर है कहीं पे एक्स वाई पॉइंट। तो कैसे करें इस पे काम? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में मुझे रेशो तो पता होनी चाहिए ना। रेशो नहीं पता तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रह गई क्वेश्चन के अंदर। या क्या कर सकते हो इसके अंदर?
हम्म, सिर्फ ये फॉर्मूले के डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला ही बचा है। हाँ अब देखो देखो देखो, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया, यानी कि ये वो टॉपिक बन गया जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि इस टाइम पे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कॉलिनियर नहीं होंगे? कॉलिनियर होंगे। और कॉलिनियर पॉइंट्स में हम क्या लगा सकते थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल, क्योंकि तीनों पॉइंट्स से एक ट्राइंगल या तो बनेगा या नहीं बनेगा। कॉलिनियर पे नहीं बनेगा, कॉलिनियर नहीं होंगे, नॉन कॉलिनियर होंगे तो बनेगा। ठीक है, तो आपने कह दिया कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए, मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, इसको सी मान रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हुआ ना कि ए बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये बात डायरेक्टली ना बोल के हमारे को कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब पकड़ में आ गया क्वेश्चन कि कॉलिनियर पॉइंट्स है। कॉलिनियर पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स का आपस में रिलेशन होता है कि तीनों पॉइंट्स का मैं एरिया 0 के इक्वल दिखा सकता हूँ। देयरफॉर ये पार्ट आपका नहीं है, मतलब कि ये क्वेश्चन आपके इस टाइम पे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा? इसका मतलब अगर तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए वीर कुछ कहना है? वीर क्या कह रहे हो? रीजॉइन करना है सर। रीजॉइन आ गया टाइम? नहीं, तब तक हो जाएगा शायद क्वेश्चन। फटाफट से मैं लिख देता हूँ इसको, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, फटाफट से सिर्फ लिख देता हूँ। 3 4 पहला पॉइंट मान रहा हूँ, दूसरा ये मान रहा हूँ, तीसरा एक्स वाई मान रहा हूँ, और चौथा फिर से वही रिपीट हो जाएगा। अब ट्रिक क्या थी? हाफ 12, मैं फटाफट से लिख रहा हूँ। अरे 18 आता है, 12 कैसे लिख रहा हूँ? अगर नहीं हो तो फिर खुद ही कर लेना तुम लोग ये। अब बस इसके बाद आगे नहीं करेंगे। और -55 पेपर में आएगा। वो सिलेबस पे से हट गया तो फिर नहीं देंगे ना। और हमारे स्कूल में कराया है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। कराया है? हाँ, नए सिलेबस के हिसाब से कराया मैम ने सारा काम। देख लेना, पढ़ लेना ना एक बारी, मैंने तो देखा ही नहीं है। वो omit करवा रही हैं प्रैक्टिस को बोल के। ठीक है, तो कर लो, क्या दिक्कत है? मैंने तो बता ही दिया फॉर्मूला क्या है इसका। तो हाफ उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे इनका रिलेशन बस ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। जब इसको प्लस माइनस करोगे ना तो जो आंसर वाला पार्ट है वो हमारा आ जाएगा, यानी कि 5y और 3y सॉल्व करोगे, माइनस का 8y आएगा। x वाले सॉल्व कर लो, 6 और 4 10x हो जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा? जब 20 और माइनस का 18 लोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, यही आएगा ना। x वाली टर्म्स थी x 4x और 6x, ये हो गया 10x, माइनस का हो गया 5 और 3 8y, और माइनस का 18 प्लस का 20 हो गया प्लस का 2। अब इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा 2, तो 2 कॉमन लेने के बाद कितना बच जाएगा? 5x माइनस 4y प्लस में 1 इक्वल में 0। तो यानी कि इक्वेशन बन गई 5x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यही इनके बीच का x और y का रिलेशन है, यहाँ इक्वेशन है। x और y को मिला के जो इक्वेशन है ये वो बन गई। या उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है तो भी यही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहेगा अपना आंसर, ये रहा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इनने क्वेश्चन क्या बोला था कि ए लाइन के ऊपर 2 पॉइंट हैं, सॉरी मतलब कि ए और बी के ऊपर ही, ए और बी यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसी के ऊपर एक्स वाई पॉइंट है। तो एक्स वाई पॉइंट उसी के ऊपर होने का क्या मतलब हो गया कि भाई ये तीनों कॉलिनियर पॉइंट्स है, और कॉलिनियर पॉइंट से हम एक काम कर सकते थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल दिखा सकते थे। तो थोड़ा सा जरा सोच समझ के करना है कि क्या करना है। यहाँ पे एक्स और वाई निकालने को नहीं कहा था, वो निकालने के लिए मुझे रेशो चाहिए थी। ठीक है ना, यहाँ हम सोच रहे थे क्या चीज़ कि भाई रेशो तो दे नहीं रखी m1 और m2, तो मैं ये निकालूं कैसे? कोई ना कोई 3 चीज़ें तो मुझे मालूम होनी चाहिए। या तो रेशो मालूम होनी चाहिए एक्स वाई निकालने के लिए, ठीक है, और एक्स वाई निकालना है तो रेशो दी होनी चाहिए,
और अगर रेशो निकालनी है तो एक्स वाई दिया होना चाहिए। ना तो उनने रेशो निकालने को कहा है, ना उनने एक्स वाई निकालने को कहा है। एक्स और वाई से बनती हुई एक इक्वेशन निकालनी थी, तो यहाँ पे रेशो का कोई यूज़ नहीं था, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। जयराम जी की